A very good morning to all of you. I said good morning to all of you. Very good. फटाफट मुझे ये बताएं कि आज जो है कौन सी यूनिट शुरू करने वाले हैं? यूनिट नंबर 5. तो ठीक है सर, शुरू करते हैं क्लास को। और टॉपिक क्या था सर आज आपका? टॉपिक है सर आपका इंटरनेशनल। वाह वाह वाह, शुरुआत ही हमने कहां से की? इंटरनेशनल से। हम देश की तो बात ही नहीं करते, हम सीधा विदेशों की बात करते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। ओहो हो, फटाफट मुझे ये बताओ कि कल की क्लास में हमने कुछ ये समझा था कि कैपिटल मूवमेंट क्या होती है, यानी कि फॉरेन से इंडिया में पैसा किस किस टाइप से आ सकता है। सर कब समझाया था? आप झूठ बोल रहे हो। हमने समझाया था, हमने कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सर आपका करंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल। और उस कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती थी फटाफट मुझे बता दो, क्योंकि हम घर से पढ़ के तो नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या हमें कुछ तो याद होगा। हाँ सर, कल आपने करवाया था, कुछ तो याद है। पहला था सर एफडीआई। ओहो हो। फिर था आपका लोन। वाह वाह वाह। फिर था सर ग्रांट। तो यानी कि इस चैप्टर का सारा काम तो हम कर ही चुके हैं। क्या काम कर दिया सर आपने? क्वेश्चन ही यही है कि इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट क्या होता है। यानी कि पहले तो बताओ इंटरनेशनल का मतलब क्या? इंटरनेशनल का मतलब बिटवीन 2 कंट्रीज। यानी कि ये ऐसी कैपिटल मूवमेंट है जो इंडिया के अंदर नहीं है, हरियाणा पंजाब में नहीं है। क्या है? इंटरनेशनल है। बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है या इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है सर। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल, यानी कि ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं है। कौन सी है? कैपिटल अकाउंट की। सर करंट अकाउंट की कौन सी होती है? करंट अकाउंट की होती है सर शॉर्ट टर्म वाली। कौन कौन सी? गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये वो नहीं है, ये है सर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो हम पहले ही देख लिया। कौन कौन सी? एफडीआई हो सकती है, लोन हो सकती है, ग्रांट हो सकती है, ये वाली। तो ठीक है सर, पहला तो हमें डेफिनेशन समझ आ गई कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में ये है कि सर इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट क्या होती है, पहले तो ये बताएंगे। तो इसका मतलब जब 2 कंट्रीज के बीच में कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। बताओ सर, इतना टॉपिक समझ आया? यस और नो? सर बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि ये जो है हमें आता है पहले ही। ठीक है सर। अब मुझे नेक्स्ट ये बताना है कि ये जो कैपिटल मूवमेंट है वो कितने टाइप से हो सकती है, यानी कि बाहर से पैसा इंडिया कितने तरीके से आ सकता है। वो पहले ही बता चुके हो आप सर। नंबर 1 तो आपने बता दिया कहां से आ सकता है? एफडीआई से आ सकता है। नंबर 2 आपने बता दिया कहां से आ सकता है? लोन से आ सकता है। नंबर 3 आपने क्या बता दिया कहां से आ सकता है? ग्रांट से आ सकता है। इसके अलावा नंबर 4 भी होते हैं, वो होता है सर एनआरआई का पैसा। ओ, एनआरआई कौन होते हैं? वाओ, फुल फॉर्म में तो हम उस्ताद हैं। हमें जिंदगी में सबसे पहले एक फुल फॉर्म याद की थी, वो कौन सी थी? गेट की। क्या याद है आज भी? जनरल एग्रीमेंट ऑन। देखो सर, फुल फॉर्म में उस्ताद हैं, चिंता ना करो आप। तो एनआरआई का भी हमें पता है क्या होता है सर? नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि इंडियन बंदा जो कहां रह रहा हो? बाहर रह रहा हो। ठीक है सर, वो बंदा, अगर वो बंदा इंडिया में पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी कहां आ जाएगा? इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से बाहर का पैसा इंडिया में आ सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये 4 तरीकों को थोड़ा सा और डिटेल में बुक में से पढ़ लेते हैं तो आपका पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो आपका पहला टॉपिक है कि 4 चीजें बताओ कहां कहां से पैसा आ सकता है। तो पहली चीज है सर आपकी फॉरेन एड। ओहो सर, ये जो वर्ड है AID, इसको सर आप थोड़ा सा बता दो, ये होता क्या है? बिल्कुल ठीक, कई लोगों के दिमाग गलत चलते हैं। हाँ नहीं, वो भी है, इसके अलावा भी और होता है। आगे चलते हैं। तो एड का मतलब सर क्या है? सहायता। सहायता का मतलब क्या इसका दूसरा नाम मैं ग्रांट यूज कर सकता हूं? बिल्कुल सर, यानी कि फॉरेन की ग्रांट। अब देखना ये है ये ग्रांट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इन्होंने 4 ग्रांट लिखी हुई हैं कि 4 टाइप की ग्रांट हो सकती हैं। पहली लिखी हुई है बायलेटरल। तो हमने कहा सर बायलेटरल क्या होता है?
सर बायलेटरल हमने पढ़ा था कहीं पे, कहां पढ़ा था? आरटीए में। आरटीए में हमने कहा था बायलेटरल बिटवीन टू कंट्रीज, टू ब्लॉक्स, वन ब्लॉक वन कंट्री। ठीक है सर, तो वो जो बायलेटरल था यहां पर भी वही मीनिंग है। बायलेटरल ग्रांट का मतलब क्या हो गया? जो दो कंट्रीज के बीच में हो, यानी कि इंडिया ने हेल्प कर दी किसकी? नेपाल की। वाओ, क्या की थी इंडिया ने नेपाल की हेल्प? हाँ, कब की थी? नेपाल में क्या आया था? बिल्कुल अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया ने हेल्प की थी उनकी। आगे चलते हैं सर, मल्टीलेटरल। अब ये मल्टीलेटरल हेल्प क्या होती है? मल्टीलेटरल हेल्प बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं? मिलके हेल्प कर रही हैं, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज ने पैसा लगाया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि वर्ल्ड बैंक के अंदर पैसा लगाया हुआ है, आईएमएफ के अंदर पैसा लगाया हुआ है, और वो फिर आईएमएफ क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है गरीब कंट्रीज की। तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल एड या फिर मल्टीलेटरल एड, यानी कि काफी सारी कंट्रीज ने मिलके हेल्प की है किसी कंट्री की। बताएं फर्स्ट और सेकंड आपको समझ आया? यस और नो? आगे है जी नेक्स्ट आपका टाइड एड। ओ, टाइड तो सुना हुआ है कहीं पे? हाँ, सबसे ज्यादा सफेद टाइड, लेकिन ये टाइड वो वाला नहीं है। उसकी स्पेलिंग क्या होती है सर? ओके, लेकिन ये वाला कौन सा है सर? हाँ, इसका हाँ बिल्कुल ठीक इन्होंने बोला, रेस्ट्रिक्टेड। सर ऐसी ग्रांट जो रेस्ट्रिक्टेड हो, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया? उन्होंने कह दिया कि इसको यूज आपको यहीं करना पड़ेगा। सर ऐसी कोई बताना, आपने तो पहले जो है कहीं पढ़ा हुआ है ऐसा कहां पढ़ा है आपने कि ऐसी कोई ग्रांट जो हम रेस्ट्रिक्टेड होती है? कहीं पढ़ा है आपने? हाँ, अकाउंट्स में, एनपीओ में। वेरी गुड, कहां से आवाज आई? तालियां, वेरी गुड। एनपीओ में क्या पढ़ते थे कि गुरुद्वारे के अंदर एक तो चंदा चलता है कि कौन सा? जो कॉमन होता है, पेटी के अंदर डालते हैं। दूसरा क्या होता है? किसी ने पंखा दान कर दिया और किसी ने कह दिया कि ये 2000 रुपए हैं, इसके क्या करना? वाटर कूलर लगवाना। तो उसको कहां यूज कर सकते हो? सिर्फ वाटर कूलर के लिए। तो इसका मतलब वो हो गया आपका स्पेसिफिक, यानी कि टाइड। और इसका मतलब हमने कंडीशन अटैच कर दी कि इसको यही यूज करना है। यही लिखा हुआ है यहां पर कि हमने कह दिया कि इसको जो है मैंडेटरी यही यूज करना है। ठीक है सर। और अनटाइड कौन सी होगी? जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वाह सर, तो अभी तक हमने 4 टाइप की पढ़ ली, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, टाइड और अनटाइड। एक है सर आपकी फॉरेन ग्रांट्स। फॉरेन ग्रांट्स ये लिखा हुआ है सर, वॉलंटरी ट्रांसफर होते हैं। कहने का मतलब सर जो ऊपर वाले थे क्या वो भी फॉरेन ग्रांट्स थी? बिल्कुल, ये तो एक कॉमन नाम यूज कर दिया फॉरेन ग्रांट्स। ये आपकी जो आपकी मल्टीलेटरल थी वो भी फॉरेन ग्रांट थी, इसके अलावा जो आपकी बायलेटरल थी वो भी फॉरेन ग्रांट थी, आपकी टाइड भी फॉरेन ग्रांट थी और अनटाइड भी फॉरेन ग्रांट। तो इसका मतलब ये हो गया सर, ग्रांट के आपने 4 टाइप बता दिए। पहला था सर आपका, फटाफट बताएं कौन सा था? बायलेटरल, दूसरा मल्टीलेटरल, तीसरा टाइड और चौथा फॉरेन ग्रांट्स। आगे है सर आपका सेकंड टाइप आ गया कि या तो ग्रांट मिली हो या लोन मिला हो। सर ग्रांट और लोन में क्या फर्क पड़ा है? क्या फर्क होता है? मैं बताता हूं, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। ग्रांट का मतलब कि मुझे वापस नहीं देना और लोन का मतलब वापस देना पड़ेगा। ठीक है सर। अब इसके टाइप भी लगभग सेम होंगे कि पहला तो हो गया बायलेटरल का मतलब इंटर गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को दिया। कोई एग्जांपल बताओ सर। एग्जांपल है यूएसए ने किसको दिया? हाँ, पाकिस्तान को। वेरी गुड। आगे लिखा हुआ है सर लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये ग्रांट के केस में इसका क्या नाम था? मल्टीलेटरल। ये वही मल्टीलेटरल है साहब, यानी कि जब इंस्टीट्यूशन हमें लोन देता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये जो है हमें लोन देते हैं, तो ये हो गया सर आपका मल्टीलेटरल। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सॉफ्ट लोन। आय हाय हाय, इसका क्या मतलब है? सॉफ्ट का मतलब वो कह रहे कोमल, कोमल। सॉफ्ट लोन शाब्दिक अर्थ पे ना जा, लिटरल मीनिंग पे। हाँ जी, सॉफ्ट का मतलब सर क्या हो गया कि उसकी जो कंडीशंस हैं सर, कौन सी कंडीशंस? वो कोई भी हो सकती है,
यानी कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या फिर रीपेमेंट की कंडीशन हो सकती है। वो क्या होंगी, वो फेवरेबल होंगी किसके, फेवरेबल टू किसके, लोन देने वाले के या लेने वाले के, लेने वाले के, यानी कि बोरोवर या फिर रिसीवर के। सर कोई एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल है फार्मर्स, ओहो, इसके अलावा एक्सपोर्टर्स। क्या इनको जो लोन मिलता है वो सॉफ्ट लोन होते हैं या फिर उनकी कंडीशन हार्श होती हैं? सॉफ्ट होते हैं। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको क्या होता है कि भाई 6 महीने में पेमेंट करनी है तो कर देना, 1 साल बाद करनी है तो कर देना। इंटरेस्ट रेट भी हम सिर्फ लगाएंगे 4% या 3%। कई बार तो क्या होता है इंटरेस्ट भी माफ कर दिया जाता है, और रीपेमेंट भी जो है उनको क्या करते हैं, कई बार माफ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सिंपल कंडीशंस के साथ होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन। ठीक है सर। नेक्स्ट आ गया सर आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये क्या होता है सर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स? कहीं सुना है आपने इसका नाम या नहीं? सुना है तो बताओ कहां। सर सुना सुना है, देखा देखा है, लेकिन याद नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहर से, यानी कि इंडिया में से नहीं। कमर्शियल का मतलब क्या, बिल्कुल ठीक, यानी कि ये मोस्टली कौन लेती हैं सर, कंपनीज लेती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बोरोइंग, यानी कि लोन लेना। यानी कि जब कंपनीज बाहर से लोन लेती हैं तो बदले में वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करती हैं। जैसे आपका डिबेंचर होता है, सेम वैसा ही सर्टिफिकेट होता है। अगर मैं डिबेंचर को बाहर इश्यू कर दूं फॉरेन के अंदर, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अभी अभी जो है रिलायंस ने भी पिछले 6 महीने के अंदर बाहर से बहुत सारा लोन लिया है। सर बाहर से लोन लेने के फायदे तो बताओ, पहले ही बता चुका हूं, इंटरेस्ट कम होता है बहुत ही ज्यादा। सर नुकसान बताओ, वो भी बता चुका हूं, कौन सा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है सर, समझ आ गया। आगे है सर आपका ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी। ओए ये सुना हुआ है क्या, क्या होता है सर ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड का मतलब क्या, व्यापार यानी कि बिजनेस, परचेज करना। क्रेडिट का मतलब क्या, उधार पे परचेज करना। यानी कि आपने एंट्री पास कर दी अपने बुक्स के अंदर, कौन सी वाली, आपने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट, परचेज नहीं, क्योंकि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, करंट है या कैपिटल, कैपिटल। तो मैंने कुछ कैपिटल गुड परचेज की होगी, मशीन परचेज की, मशीन अकाउंट डेबिट टू, हाँ वेंडर, ये बचपन से ही रटते आए हैं हमसे, चिंता ना करो, वेंडर अकाउंट। तो इसका मतलब ये वेंडर कौन सा है, क्या इंडियन वेंडर है या विदेशी वेंडर है? हाँ बिल्कुल गोरा है ये। तो इसका मतलब ये फॉरेनर हो गया। तो फॉरेन से अगर मैं मशीन मंगवाता हूं वो भी उधार, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी। बताएं ये पांचों की पांचों टाइप समझ आए, यस और नो? वाह सर आज तो आप बिल्कुल छा गए, क्योंकि आसान टॉपिक है तभी छा गए। आगे बताओ फटाफट। हाँ जी, हाँ, फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट्स। यानी कि जो ऊपर दी हुई थी ग्रांट्स, वो सारी की सारी फॉरेन ग्रांट्स हैं। वो गवर्नमेंट से भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन कौन से, आईएमएफ के टाइप, आईएमएफ से भी हो सकती हैं, किसी एजेंसी से भी हो सकती हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। बस ये इन्होंने एक बताया हुआ है कि सर ये आपका तीनों की तीनों ही इसमें कवर हो जाएंगी, कोई इसमें अलग बात नहीं लिखी हुई। हाँ वॉलंटरी, सारी ही वॉलंटरी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये बताओ, मैंने ग्रांट दे दी किसी कंट्री को, नेपाल को, क्या वो वॉलंटरी नहीं है? उसने मांगी थी ऐसे, नेपाल में अर्थक्वेक आया, इंडिया ने ग्रांट दे दी, तो क्या वो वॉलंटरी नहीं है? वॉलंटरी है। इट्स जस्ट कि उसने क्या किया, इन सबको अलग से एक बार लिख दिया फॉरेन ग्रांट्स। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नीड है लिखने की, बिल्कुल सेम चीज है सर ये। नेक्स्ट है जी आपका बोरोइंग्स। हाँ बोरोइंग्स में बताओ सर, पांचों की पांचों समझ आई आपको? तो फटाफट मुझे बता दें कौन कौन सी थी। पहली इंटर गवर्नमेंट, वो कौन सी होती थी, बायलेटरल। सर सेकंड
सेकंड होती थी जब बहुत सारे लोग मिलके देते हैं, यानी कि मल्टीलेटरल, और यहां पर लिखा हुआ किसी इंस्टीट्यूशन से मिलती है। तीसरी, जिसकी कंडीशन क्या होती है, बहुत ही आसान। आगे जी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि जब कंपनी लेती है बाहर से लोन, ठीक है सर। और लास्ट है कि मैंने एंट्री पास कर दी +1 वाली, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है सर। आगे है जी आपका, एनआरआई ने इंडिया में पैसा लगाया, वो मैं बता चुका हूं आपको कि एनआरआई ने क्या किया। मैं एनआरआई चला गया बाहर, फॉरेन में नौकरी कर रहा हूं। जैसे मेरा दोस्त था जिसने कल मुझे क्या बताया था, सैलरी अपनी फालतू बताई थी, कहता मेरा पैकेज बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि क्या हो गया था, डेप्रिसिएशन। अब 35 लाख रुपए उसने क्या किए, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिए, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई लैंड खरीद ली, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। एंड द लास्ट वन इज एफडीआई और एफपीआई। अब सारा का सारा चैप्टर सिर्फ इसी पॉइंट पे चलेगा, इस 4th पॉइंट पे, कि एफडीआई और एफपीआई क्या होती है। अभी तक सर हमने बेस पढ़ा कि हाँ फॉरेन से पैसा कहां कहां से आ सकता है, लेकिन हमें सभी को स्टडी नहीं करना, ना हमें लोन्स को स्टडी करना, ना ही ग्रांट्स को, ना ही एनआरआई को। हमें किसको स्टडी करना है, एफडीआई और एफपीआई। अब सारा का सारा चैप्टर यही चलेगा कि सर व्हाट इज एफडीआई एंड व्हाट इज एफपीआई। आप पहले ही बहुत महान लोग बैठे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, आप जानते नहीं हो आपकी काबिलियत। जो आप एफडीआई के बारे में बता सकते हो वो कोई नहीं बता सकता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही उम्मीद थी। मैं सुनने में मेरे कान तरस रहे थे कि पता नहीं फुल फॉर्म अभी तक आई क्यों नहीं, आ ही गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और दूसरे वाले की, वाह सर, ये कोई पूछने की बात है, ये बच्चे बताते हैं सर, ये तो +1 वाले। हाँ जी, अब आपको ये बताना है कि एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। कोई बताना चाहेगा या फिर मैं ही शुरुआत करूं? सर हमसे कोई उम्मीद ना रखा करो, ठीक है सर। हमने उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ हाँ हाँ, बताया। हाँ, एक में कंट्रोल होता है, एक में नहीं होता। अब ये नहीं पता किस में होता है। अच्छा तुम ठीक है, सारे कह रहे हैं तो मान लेते हैं, इसमें कंट्रोल होता है। अच्छा, इसमें नहीं होता, किसका कंट्रोल? ठीक है सर, पहले तो मैं क्या करता हूं, एक जनरल जो आपको उस दिन बताया था वही बात करते हैं कि ये अपना, सर बोर हो गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ वही, मैं तो बस वही बता रहा हूं ना कि एफडीआई का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इंडिया में बहुत सारी एफडीआई की हुई है? चाइना तो छोड़ो, मैं आपको बिल्कुल ही नया एग्जांपल देता हूं, वो भी अपना यूएसए का, एप्पल का। ओह सर कमाल कर दिया आपने तो, आज बिल्कुल नई न्यूज लेकर आए हो। एप्पल ने एक नया प्लांट खोला है सर, कहां पर? बैंगलोर पुराना हो गया, चेन्नई के अंदर। वाह सर, काश हम भी साउथ में पैदा हुए होते तो हम भी चेन्नई के एप्पल के प्लांट में काम कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, वहां पर, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, आपने तो बिल्डिंग बनानी है वही घटिया सी। ये देखो, यहां पर जो है न्यूज में ये आया है कि आने वाले दिनों में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। किसकी? 6 नहीं, वो बच्चे बनाते हैं, पुराना हो चुका। आईफोन 10 की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में चेन्नई प्लांट के अंदर। वाह सर, तो क्या सस्ता हो जाएगा? ये तो अब वही जाने कौन था इसका सीईओ, टिम कुक। अब कुक से पूछना पड़ेगा कि वो सस्ता करेगा नहीं करेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी, ये गारंटी है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइस में कन्वर्ट करता है या नहीं, यानी कि सारा प्रॉफिट घर ले जाएगा या फिर कुछ हमें गरीबों को भी देगा, देखना ये है। चलो खैर, ये बात होती रहेगी। टॉपिक हमारा क्या था? एफडीआई। तो आपको ये बताना है कि एफडीआई का मतलब फॉरेन। फॉरेन का मतलब सर क्या, कि वो जो बंदा है वो कहां का होना चाहिए? फॉरेन का। तो हमारे एग्जाम्पल में कौन है वो? टिम कुक। ठीक है सर, शक्ल तो बनाओ ना सर, मैंने देखा ही नहीं आज तक। फॉरेन डायरेक्ट।
अब ये डायरेक्ट का मतलब क्या है? ये वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला डायरेक्ट है या कुछ और डायरेक्ट है? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्टर देखा है आपने? डायरेक्टर, हाँ, रोहित शेट्टी, कारों को उड़ाने वाला, वही। तो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? डायरेक्ट करता है, यानी कि बताता है कि काम कैसा करना है। तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट से। तो एफडीआई का मतलब वो वाला पैसा जिसमें क्या होता है? मैनेजमेंट, यानी कि कंट्रोल भी क्या होता है? आपके पास। तो इस डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्शन से। और लास्ट है सर आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं बाहर बैठा बैठा यहां पर टिम कुक साहब बैठे बैठे क्या इंडिया में बिना इन्वेस्टमेंट किए डायरेक्शन दे सकते हैं? नहीं। यानी कि अगर मैं किसी कंपनी का यहां पर सीईओ बन जाऊं, यानी कि किसी कंपनी का मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो डायरेक्शन तो दे दी, लेकिन मेरे पास ओनरशिप नहीं है, तो क्या वो एफडीआई कही जाएगी? नहीं। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी की सारी जो कंपनीज है, मारुति का सीईओ भी कोई बाहर का बंदा होगा, तो क्या वो जो है एफडीआई है? नहीं है। एफडीआई तब होगी जब क्या होगा सर? जब साथ में इन्वेस्टमेंट भी होगी। यानी कि 3 कंडीशन होनी चाहिए पीछू वाले, फॉरेनर भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। सर यानी कि फॉरेनर तो आपने ढूंढ लिया टिम कुक, डायरेक्शन भी ढूंढ ली क्योंकि उसी की कंपनी है यहां पर। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? कितनी इन्वेस्ट करूं मैं, कितना इन्वेस्ट करूं? इन्होंने कहा ये कंपनी है। अच्छा, आपने होल्डिंग पढ़ लिया होगा। होल्डिंग पढ़ लिया फिर तो आप उस्ताद हो, फिर तो मेरे को कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। चैप्टर हो गया सर आपका खत्म, बस खत्म। ऐसे करोगे? हाँ, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, सांसें ले रहे हैं अपनी अंतिम। चिंता की बात नहीं है क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया? होल्डिंग कंपनी। अब तो आप इन्वेस्टमेंट के बादशाह हो, आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट मुझे ये बताओ, अगर होल्डिंग कंपनी हो तो कितने परसेंट? 50% से ज्यादा। ठीक है सर, लेकिन एक और भी कंसेप्ट पढ़ा है क्या आपने? एसोसिएट का। हाँ सर, पढ़ा है हमने। वाओ, 20%। क्या 20% में भी कुछ ना कुछ आपका कंट्रोल आ जाता है? हाँ बिल्कुल आता है। काफी सारे डिसीजंस के अंदर आपका कंट्रोल आ जाता है। इसके अलावा एक आपने और कंसेप्ट पढ़ा है क्या? जेवी, जॉइंट वेंचर। हाँ सर, जब 2 बंदे मिलके कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी हमने पढ़ा है। तो क्या उसमें भी कंट्रोल होता है? बिल्कुल होता है। तो इन तीनों ही कंडीशन में कंट्रोल होता है। और अगर ये किसी फॉरेन के बंदे ने किया हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एफडीआई। यानी कि फॉरेनर अगर इंडिया में कोई कंपनी खोल ले, या सब्सिडरी हो, या उसकी एसोसिएट हो, या फिर जॉइंट वेंचर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एफडीआई। यानी कि इन्वेस्टमेंट में कितने शेयर होने चाहिए? आपने तो कह दिया सर 50%। क्या 20% में भी काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। क्या उससे कम में भी काम चल जाएगा? चल जाएगा। 10% में भी काम चल जाएगा। ऐसा किसने कहा? आईएमएफ ने कहा और इंडियन गवर्नमेंट ने मान लिया। ओहो, अभी मैं बताऊंगा। हर कंट्री की गाइडलाइन अलग अलग होती है। हमारी कंट्री की गाइडलाइंस ये हैं कि अगर आपने 10% इन्वेस्ट कर दिया तो हम मान लेंगे कि आप क्या हो? एफडीआई हो, यानी कि आपका कंट्रोल आ गया। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, पूरी बात ध्यान से ऐसे सुनना कि सर मोस्टली जो कंपनी के, जो मैंने एग्जांपल दिया था किसका सर? रिलायंस का। रिलायंस के कितने शेयर थे? भूल गए सर? 633 करोड़, इतने ही थे ना। और एट द रेट ऑफ 10, यानी कि फेस वैल्यू उसकी कितनी है? 10 रुपए का एक शेयर है। सर एक बात बताओ, अगर 10% शेयर चाहिए तो इसका मतलब कितने शेयर होने चाहिए? 10% होगा आपका 63 करोड़ शेयर होने चाहिए। यानी कि इतने सारे करोड़ के इतने सारे शेयर लेने पड़ेंगे। और आज करंट भाव उसका चल रहा है लगभग 1400 के आसपास। तो सोचो कितना पैसा लगाना पड़ेगा।
क्या मुझे एक बात बताओ, जो 633 करोड़ शेयर हैं वो सारे के सारे एक बंदे के पास होते हैं? नहीं, बहुत ही मुश्किल है एक बंदे के पास होना तो इतना पैसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शेयर जो है बिल्कुल अलग अलग बंदों के पास होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 10% शेयर होना भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि 10% शेयर होने का मतलब है आपके पास उस कंपनी की कमांड आ जाएगी। सर कैसे आ जाएगी? क्योंकि मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग जो आपकी जनरल मीटिंग होती है उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि मोस्टली शेयर होल्डर्स कैसे हैं, मेरे जैसे, जिनके पास कितने कितने शेयर हैं, 10-10 शेयर है। अब इतने सारे करोड़ आबादी वाले देश के अंदर 10-10 शेयर किसी के पास हैं, तो क्या मैं कोई वोटिंग पावर ले सकता हूं, कोई डिसीजन ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है मेरे पास। तो जिसके पास 10% शेयर हो जाएंगे उसके पास तो आराम से वोटिंग पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे शेयर होल्डर तो जाते ही नहीं है मीटिंग के अंदर। आज तक मैं नहीं गया, मेरे पास कब से शेयर है, नोटिस ही नहीं देते वो ऐसे ऐसे लोगों को। तो नोटिस तो समझते होगे, कहां पढ़ा है आपने? लोगों के अंदर नोटिस आता है जनरल मीटिंग का, हाँ जी हाँ, 21 दिन पहले, तो वो नोटिस ही नहीं देते मेरे जैसे को। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास सब्सटेंशियल शेयर हैं तब जाके आप जाते हो। और साथ में मोस्टली इंडिया के अंदर केसेस ही ऐसे हैं कि जिसकी जो है वोटिंग पावर मोस्टली के पास होती ही नहीं है। यानी कि वो शेयर होल्डर तो हैं लेकिन हमें पता नहीं क्या हो रहा है कंपनी में। क्या, मेरे को आज तक नहीं पता कि भाई रिलायंस चला कौन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ये पता है मानी साहब का हाथ है। अब ये नहीं पता कि वो आखिर क्या क्या ऑपरेशन चल रही है। एक दिन मैं रिसर्च करने लग गया, वैसे उसकी बैलेंस शीट रीड आउट की, 600 पेज की तो उसकी बैलेंस शीट है, बताओ कौन पढ़ेगा उसको। फिर भी मैंने हिम्मत करी और उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो देख लिए। डेट उसके पास बहुत ही कम है, डेट इक्विटी रेशियो आइडियल कितनी होनी चाहिए, 2:1। उसके पास डेट बिल्कुल ही कम है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अलावा उसकी सेल बहुत ही ज्यादा है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है एक क्वार्टर की सेल, यानी कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा होगी उसकी सेल, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अलावा सारे के सारे मैंने ब्रांड्स देखे तो काफी सारे ब्रांड्स तो ऐसे थे जो उसके अंडर आते हैं और मेरे को आज तक नहीं पता था। यानी कि जो अब आप बात करते हैं रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर, रिलायंस ट्रेंड्स तो पता होगा आपको, हाँ वो खुल गया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने रिलायंस ने खरीदे हुए हैं। मुझे याद नहीं है अब ध्यान से, पता नहीं पीटर इंग्लैंड भी उसने खरीदा हुआ था या नहीं खरीदा हुआ था, फ्लाइंग मशीन भी मे भी उसने खरीदा हो। इतने सारे ब्रांड्स हैं जो अपने रिलायंस ने खरीदे हुए हैं, मुझे पता नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं, वो एक आम इन्वेस्टर को नहीं पता होता। जिसके पास 10% शेयर हैं उसके पास तो काफी सब्सटेंशियल पार्ट आ जाता है और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है सर, ये इंडिया का रूल है कि 10% को हम क्या मान लेंगे, एफडीआई। तो यानी कि सर अगर मेरे पास 9.99% शेयर हैं तो फिर मैं क्या होऊंगा, फिर मैं एफडीआई होऊंगा या कुछ और होऊंगा? कुछ और क्या, शेयर होल्डर कह रहे हैं। यानी कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टिम कुक हूं, छोड़ो यार इसको, अगर मैं टिम कुक हूं यानी कि यहां पर इसने यहां पैसा लगा दिया लेकिन सिर्फ इसके पास 9% शेयर हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एफडीआई या एफपीआई? सर एफडीआई क्यों नहीं? सबसे पहले तो बताओ क्या फॉरेनर है? हाँ सर। दूसरा डायरेक्शन है? हाँ जी। डायरेक्शन कैसे पता लगेगा कि उसके पास अगर 10% से ज्यादा शेयर हैं तो हम मान लेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी है, बड़ी 9% शेयर्स की। तो इसका मतलब वो एफडीआई तो नहीं है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो क्या बन जाएगा वो, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब एफडीआई और एफपीआई में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या, उसमें 10% और उसमें 10% से कम। बात समझ आ गया जी आपको? तो यानी कि जो आप डिफरेंस बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। अब उसी डिफरेंस के ऊपर चलते हैं, कहां गया वो, ये रहा। आपने कहा था सर एफडीआई में कंट्रोल होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है, और एफपीआई में कंट्रोल नहीं होता। अब आप और डिफरेंस भी बता सकते हो, कोई और बताना चाहेगा? हाँ जी हाँ बिल्कुल। ये तो सर अभी आपने बताया कि इसमें 10% होती है और यहां पर 10% से नीचे। यानी कि अगर मैंने एक भी शेयर खरीद लिया 10% हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा, एफडीआई।
और बताओ सर, सब बढ़िया। तीसरा पॉइंट कोई और बता सकता है कि और क्या डिफरेंस होना चाहिए? हाँ जी, डायरेक्शन, वो कंट्रोल में लिख ले क्या, डायरेक्शन। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो भी हो गया इसके अंदर। अब कुछ और बातें आपसे करना चाहूंगा मैं। और बातें क्या करना चाहोगे सर? ये करते हैं। अब मुझे बुक में से थोड़ा सा आपको दिखाने देते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है जी। यहां देखते हैं एफडीआई के अंदर क्या था सर, आपने क्या कहा था? 3 बातें होनी चाहिए। वो फटाफट 3 बातें रिवाइज करवा दो। एक तो बंदा कहां का होना चाहिए, इंडिया का, फॉरेन का। दूसरा, उसके पास डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक उसके पास ना 5% शेयर होने चाहिए, 10% होने चाहिए। ठीक है सर, यही बातें लिखी मिल जाएंगी यहां पर कि रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री अक्वायर्स ओनरशिप इन अनदर कंट्री। यानी कि वो कह रहा है कि फॉरेन का बंदा होना चाहिए। फिर कह रहा है ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यानी कि मेरे पास ओनरशिप नहीं है, मैं सिर्फ बाहर जाकर गूगल का सीईओ बन गया, तो क्या मैंने एफडीआई की है? मिस्टर सुंदर पिचाई, क्या उन्होंने एफडीआई की है? नहीं की। क्या उसके पास डायरेक्शन है? हाँ सर है, चला ही हो रहा है। क्या वो फॉरेनर है? हाँ, मतलब गूगल के लिए तो वो फॉरेनर ही है, हमारे लिए इंडियन है, लेकिन वैसे तो क्या हो गया, वो फॉरेनर हो गया अगर गूगल की बात करूं तो। तीसरा, क्या उसके पास ओनरशिप है? नहीं है। तो इसका मतलब वो इंडिया के लिए तो एफडीआई नहीं है, यूएसए के लिए भी वो एफडीआई नहीं है, क्योंकि उसके पास ओनरशिप ही नहीं है। तो क्या वो एफपीआई है? एफपीआई भी नहीं है, क्योंकि शेयर्स होना तो बहुत ही जरूरी है। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास शेयर होने चाहिए उस कंपनी के, चाहे मेरी तरह 5 या 10 शेयर क्यों ना हो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर उससे क्या होता है, ओनरशिप भी आती है आपके पास, कंट्रोल भी आता है और मैनेजमेंट भी आती है, तो हम कहेंगे कि एफडीआई है। तो एफडीआई की डेफिनेशन क्या बन गई? एफडीआई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कौन करेगा? रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री इनटू अनदर कंट्री, जिससे 3 चीजें हो जाएं। क्या क्या? ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट। बताओ जी, समझ आया? यस और नो? ठीक है सर। अब आ गया सर आपका एक और बंदा जो है आईएमएफ। उसने अपनी अलग से डेफिनेशन दी है। आईएमएफ क्या कहता है? इट इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या होते हैं सर? हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब मैं सिंपल सी बात करता हूं कि एफडीआई में लॉन्ग टर्म होगा या एफपीआई में? सर एफडीआई में होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? ज्यादा। मेरे पास कंट्रोल है। मैं इंडिया में पैसा लगा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या करने के लिए लगा रहा हूं? लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। अब क्या टिम कुक साहब ने जो इंडिया में पैसे लगाए होंगे, क्या वो सिर्फ 1 साल फैक्ट्री चलाने के लिए लगाए हैं? नहीं, काफी लंबे टाइम के लिए चलाए हैं। इसका मतलब एफडीआई होता है आपका लॉन्ग टर्म, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म। सर कैसे, बताओ तो सही। एफपीआई में क्या है? मेरे पास शेयर्स ही बहुत कम है, मेरे पास 10 शेयर है। मेरा क्या है, आज इन्वेस्ट किया तो कल में भी अगर शेयर प्राइस हाई हुआ रिलायंस का, तो मैं एग्जिट ले लूंगा, यानी कि सेल कर दूंगा। लेकिन क्या एफडीआई वाला बंदा सेल कर पाएगा इतनी आसानी से? नहीं। क्यों सर? क्योंकि कम से कम उसके पास कितने शेयर होंगे? 63 करोड़ शेयर। तो 63 करोड़ शेयर एक दिन में बेच पाएगा क्या वो? नहीं, बहुत ही मुश्किल है। इतने सेलर नहीं मिलते कि इतना कोई बड़ा सेलर मिल जाए। तो उसके लिए तो फिर क्या होता है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजीज होती है, अमलगमेशन होती है, या जो आपने पढ़ा, अभी पढ़ा है क्या अमलगमेशन का चैप्टर? हाँ, डीमर्जर होता है। डीमर्जर का नाम सुना है? मर्जर, अरे मर्जर तो बच्चों वाला होता है। डीमर्जर, डीमर्जर क्या होता है? एक कंपनी के 2 पार्ट हो जाते हैं। यानी कि अमलगमेशन में क्या होता है? 2 कंपनी मिलके 1 बन जाती है। डीमर्जर में क्या होता है? 2 बन जाती हैं, वो डीमर्जर होता है। तो मतलब कहने का, कैसे बाद में पढ़ेंगे सीए फाइल के अंदर। कहने का मतलब ये है सर कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किस में होता है सर? एफडीआई में होता है। आगे लिखा हुआ है लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल। ओहो, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वो मेरा है, तो लास्टिंग इंटरेस्ट भी होगा और कंट्रोल भी होगा। यानी कि
इंटरेस्ट तो ऑब्वियस ही बात है होगा, फिर कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेगा, ये पक्की बात है। ठीक है सर। उसकी सारी फैक्ट्रीज आपकी होंगी, एसेट्स आपकी होंगी, लैंड भी आपका होगा। ये तब होगा जब आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है सर। आपका कंट्रोल होगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझना कि जैसा आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है वैसा ही यहां पर है कि एफडीआई में सेम वही हाल होता है कि यहां पर क्या क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, कंट्रोल भी आपके पास होगा, उसकी सारी एसेट्स आपकी होंगी, डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी आपका कंट्रोल होगा। ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, आपकी एफडीआई के अंदर। ये समझ रहा है बिल्कुल। हाँ, देख ले, काम की बातें हैं, बहुत काम आएंगी। मेरे काम तो आ चुकी, आपके काम आएंगी। अच्छा, जरूरी थोड़ी होता है शादी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। वही लिखा हुआ है आपका 10% वाली बात कि मोर देन 10% होना चाहिए। मुझे बताएं, मोर देन 10% था या आपका 10% था? आईएमएफ ने लिखा हुआ है एट लीस्ट 10%। तो इंडिया ने भी क्या मान लिया, आईएमएफ वाला मान लिया एट लीस्ट 10%। तो ये मोर देन वाला जनरल उन्होंने बताया है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते। इंडिया में क्या फॉलो होता है, एट लीस्ट 10% वाला। यानी कि अगर 10% हो गया तो हम उसको क्या मान लेंगे, एफडीआई मान लेंगे। तो फटाफट मुझे यहां तक बताओ, क्या समझ आया आपको? यहां तक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अब आप फंसने वाले हो, देख लेना। कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, आपको बताना पड़ेगा क्या है। ये हैं मिस्टर जग्गा, इन्होंने पता नहीं कहां से पैसे लेके आया, लेकिन रिलायंस के 10% शेयर खरीद लिए। क्या ये एफडीआई है? क्यों नहीं है? एफडीआई है क्या? बिल्कुल नहीं है ये एफडीआई, क्योंकि जग्गा कहां का है, ये इंडिया का है। सर हमें क्या पता, पहले बताना था। और क्या लगता है ये इंडिया का नहीं है? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब की बार हमने लिया टिम कुक, चलाएंगे। इसने एप्पल के शेयर खरीद लिए, इंडिया में एप्पल का एक प्लांट खोला, उसके शेयर खरीद लिए, 9% खरीद लिए। तो क्या ये एफडीआई है, यस और नो? नहीं है। तीसरा एग्जांपल, वही टिम कुक था, इसने क्या किया, फिर से एप्पल के शेयर खरीद लिए, 9% उसके पास पहले थे, 2% और खरीद लिए। क्या ये एफडीआई है? बिल्कुल है। 9% उसके पास पहले थे, 2% और खरीद लिए, तो कितने हो गए, 11%। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एफडीआई। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही ट्रांजैक्शन में सारे शेयर खरीदो, अलग अलग ट्रांजैक्शंस में भी शंकर एहसान लोए, याद है। नेक्स्ट एग्जांपल है सर आपका, टिम कुक ने 11% शेयर खरीद रखे हैं। अब उसने क्या किया, लोन ले लिया। लोन दिया किसको, यूएस कंपनी से इंडियन कंपनी को। क्या वो एफडीआई है? क्वेश्चन मार्क। मैं केस बता रहा हूं क्या हुआ। केस कुछ ऐसा है जी कि ये जो पैसा लगाया था, हाँ जी, ये टिम कुक साहब ने जो पैसा लगाया था 9% की जगह मैंने इसको कर दिया 11%। तो क्या ये एफडीआई है? आपने कहा यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया, शेयर तो लगाए हुए हैं, इसके पास यहां था फालतू पैसा, इसने क्या किया, लोन दे दिया इस कंपनी को। क्या ये एफडीआई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहां से वो वापस अपने प्रॉफिट कमा के ले गया, क्या ये एफडीआई है? क्वेश्चन आपके पास दो हैं कि अगर एक बार वो रिलेशनशिप में आ गया तो बाद वाली सारी ट्रांजैक्शंस क्या एफडीआई में कवर होंगी या नहीं? आप कॉमन सेंस लगा के देखो, एक बार अगर रिलेशनशिप में आ जाते हो तो बाद के सारे गिफ्ट्स
उसमें कवर होते हैं या नहीं कवर होते? होते हैं। इसका मतलब अगर एक बार आपने 11% शेयर खरीद लिए तो बाद में चाहे आप लोन दो, चाहे प्रॉफिट का एक्सचेंज करो, चाहे डिविडेंड लो, वो सारी ट्रांजैक्शंस किस में कवर होंगी? एफडीआई में कवर होंगी। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना। एक बार अगर कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद सारी ट्रांजैक्शंस किस में कवर होंगी? एफडीआई में कवर होंगी। ठीक है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगी। हाँ जी, मैंने अभी क्या कहा था सर? आपने कहा था एक बार अगर एफडीआई हो जाती है तो बाद की सारी ट्रांजैक्शंस एफडीआई में कवर हो जाती हैं। ठीक बात है सर। तो इसका मतलब एफडीआई के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। आपकी इक्विटी कैपिटल, इसके अलावा री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। ये क्या होती है? हाँ, हमने एक एग्जांपल दिया था, उसमें क्या कहा था कि जो पैसा कमाया वो सारा का सारा क्या हम इंडिया से बाहर ले जाने देंगे? नहीं ले जाने देंगे। कुछ पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी आपका लोन्स, यानी कि अगर एक बार एफडीआई बन गए तो बाद के लोन्स भी किस में कवर हो जाएंगे? एफडीआई में कवर हो जाएंगे। हाँ जी, अब जो है बिल्कुल चलाऊंगा, लेकिन 2 स्टूडेंट्स प्लीज मुझे ये बता दो कि एफडीआई क्या होती है? हाँ जी, आप और क्या नाम था आपका यार? हाँ, आपके साथ वाली ईशा। हाँ ईशा, मुझे यार ये बता दो कि फॉरेन से पैसा कितने कितने टाइप से आ सकता है इंडिया में? बहुत टाइप का। ओहो, कितने टाइप का? हाँ जी, एफडीआई भी हो सकता है और अच्छा लोन भी आ सकते हैं और ग्रांट्स आ सकते। ठीक है जी। अच्छा, एफडीआई क्या होता है? सही जा रहे हो, आगे बस यही होता है क्या एफडीआई? मतलब मैं अच्छा शेयर परचेज करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, रिलायंस का एग्जांपल दे रहा था मैं। ओके ओके। और कुछ चलो ये बता दो कि अगर मान लो मैंने पहले क्या किया, टिम कुक साहब ने 11% शेयर खरीद लिए, उसके बाद मुझे ये बताओ कि वो एफडीआई है या नहीं है? ओहो, अच्छा, टिम कुक फॉरेन का बंदा है, उसने इंडियन कंपनी के 11% शेयर खरीद लिए, तो आपने कहा एफडीआई है। ठीक है जी। अब उस कंपनी से उसने 1000 करोड़ कमाए और वो अपने घर ले गया, क्या एफडीआई है? कैसे? ठीक है जी, रोडी सल्यूट देना पड़ेगा लगता है। हाँ जी, बस करते हैं। बस लास्ट मुझे ये बता दो कि क्या एफडीआई सिर्फ इंडिविजुअल बंदा कर सकता है या बहुत सारे लोग कर सकते हैं? मतलब सर सिर्फ टिम कुक कर सकता है या फिर कोई कंपनी भी कर सकती है? कंपनी भी कर सकती है। कंपनी का एग्जांपल देना। शायोमी, क्या शायोमी ने किया है? अच्छा, शोमी। ओके सर, आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं आती। थैंक यू। नेक्स्ट है जी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है। गवर्नमेंट का एग्जांपल दूं तो चाइना ने अभी अभी पाकिस्तान में कुछ बिल्डिंग बनाई है, कुछ कंपनी बनाई है, और वो क्या होगा? वो भी एक एफडीआई होगी, यानी कि गवर्नमेंट भी पैसा लगा सकती है। एस्टेट्स भी लगा सकते हैं। अब एस्टेट क्या होते हैं? बिल्कुल, प्रॉपर्टीज का ग्रुप होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसको संभालने वाला है, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया, वो एस्टेट कहा जाएगा। एस्टेट यानी कि रियल एस्टेट का मतलब जैसे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज हैं उसमें ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टीज के जो है उस ग्रुप को आपने किस बंदे को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ आप बंदा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एस्टेट ऑफिसर। जनरली ये कब होता है? मरने के बाद। ओहो, आपने सुना होगा पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? उसका एक लीगल हायर अपॉइंट हो जाता है।
तो उस टाइप की चीजें, यानी कि वो बंदा भी यहां पर इंडिया में पैसा लगा सकता है, ट्रस्ट्स भी लगा सकती हैं। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें हो गई। यहां तक की बात मुझे फटाफट एक बार बता दें, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं। यहां तक की बात सर फटाफट पहले ये बताओ कि इंटरनेशनल पैसा जो है कितने तरीके से आ सकता है? 1 2 3 और 4। 4 यानी कि पहला ग्रांट्स, दूसरा लोन, तीसरा एफडीआई, चौथा एनआरआई। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओगे मुझे एफडीआई जो है वो क्या होती है, डेफिनेशन क्या है? एग्जाम में डेफिनेशन आएगी। एफडीआई क्या है सर? रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री इन्वेस्ट करता है दूसरी कंट्री में, जिससे 3 चीजें होती हैं, ओनरशिप, ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट। वेरी गुड। आईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल। ये थी सर किसकी? आईएमएफ की डेफिनेशन। फिर लिखा था हमने परसेंटेज। परसेंटेज कितनी थी? 10%। आईएमएफ की डेफिनेशन थी 10% होनी चाहिए एटलीस्ट, और इंडिया ने भी क्या किया? वही ले ली। तो हमने कहा अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो उसके साथ साथ क्या क्या चीजें आ जाएंगी? उसकी एसेट्स आ जाएंगी, उसका कंट्रोल आ जाएगा, उसकी मैनेजमेंट आ जाएगी, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। यानी कि साथ में और क्या होगा? और ये होगा कि आप जो है फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो सारी की सारी भी एफडीआई में कवर हो जाएंगी। तो इसका मतलब फ्यूचर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? 3 टाइप की। आप इक्विटी बाय कर सकते हो, आप लोन दे सकते हो, या फिर आप री इन्वेस्टेड अर्निंग्स कर सकते हो। और कौन कौन सा बंदा एफडीआई कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कोई भी। पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है, इंडिविजुअल भी कर सकती है, ट्रस्ट भी कर सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका एफडीआई के टाइप्स। एफडीआई के कितने टाइप्स हैं सर? लिखा हुआ है यहां पर 3। आपने एसएम किया है सर? एसएम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या वो किया है? नहीं किया। अगर किया होता तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाता, लेकिन स्टिल क्योंकि हमारे कोर्स में है तो फिर भी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, हल्का बताऊंगा। बाकी ज्यादा डिटेल में कौन बताएंगे? गौरव सर। ठीक है सर, हल्का सा तो आप बता ही दो। ठीक है जी। सबसे पहले लिखा हुआ है सर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। क्या होता है एफडीआई? हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है सर? कहने का मतलब क्या है कि आपकी एक होती है प्रोसेस, होती है किस चीज की सर? प्रोसेस होती है फिनिश्ड गुड तक पहुंचने की। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। इसके बाद क्या किया जाता है सर? सेलिंग की जाती है। सेलिंग के बाद क्या होता है? कस्टमर से हम क्या फीडबैक वगैरह लेते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, यहां ध्यान दें। इसके बाद लिखा हुआ है सर कि ये जो चीजें होती हैं इसके अंदर, अब सपोज करो मैं एक कंपनी हूं, मैं हूं मारुति। मारुति क्या बनाती है सर? कार बना, वाओ, मारुति बाइक्स बनाती है। ठीक है, तभी तो आपको तो फिनिश्ड गुड है सर हमारी कार। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या है सर? कि अगर मैं इस प्रोसेस के अंदर कोई भी नई चीज बनाना शुरू करता हूं तो उसको बोलेंगे कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड चीज है। यानी कि सर कुछ बताओ, अब कार के अंदर कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है? कार के अंदर क्या क्या लगता है सर? बिल्कुल ठीक, कहीं से आवाज आई, इंजन। और क्या लगता है सर? टायर। और क्या लगता है सर? स्टील और साउंड सिस्टम। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं जो मेरा फिनिश गुड है उससे रिलेटेड कोई भी चीज बनानी शुरू करता हूं, एक तो एफडीआई वो हो सकता है। यानी कि क्या हुआ, कोई बाहर की कंपनी है, कोई बाहर की कार बनाने वाली कंपनी, बताना कोई बाहर की, अच्छा टोयोटा,
बाहर की कार बनाने वाली कंपनी बताना सर कोई। ये इन्होंने क्या किया, इंडिया की कोई कार बनाने वाली कंपनी नहीं, किसको बाय किया, टायर बनाने वाली कंपनी को। सपोज करो एमआरएफ। तो क्या ये भी एक एफडीआई होगा? क्या ये एफडीआई है? कहने का मतलब फॉरेनर है, बिल्कुल है। फॉरेनर में एक बंदा होना चाहिए या कंपनी भी हो सकती है? सर कंपनी भी हो सकती है। तो यानी कि ओडी भी एक कंपनी है। उसने क्या किया, इंडिया के अंदर एक कंपनी बाय कर ली और उसके अंदर 10% से ज्यादा शेयर बाय कर लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां ध्यान दें, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एफडीआई हो गया। अब देखना यह है कि एफडीआई कौन सी है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या कॉन्ग्लोमरेट है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो जमा आसान है वो है आपका कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है, नाम अजीब सा लग रहा है ना, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है जिसका बिजनेस बिल्कुल ही से डिफरेंट हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, यानी कि कोई मैच ही ना करता हो। यानी कि सर क्या हो गया कि अगर मैं कह दूं कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने टायर बनाने वाली कंपनी बाय कर ली, तो क्या बिजनेस मैच कर रहा है? नहीं। तो ये किस में आ जाएगा सर? कॉन्ग्लोमरेट में। रिलायंस को भी एक कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि उसके पास बहुत सारे बिजनेस हैं और सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट। सर बिजनेस गिनवा दो एक बार, आप भी उसके शेयर होल्डर हो, 4-5 शेयर तो आपके पास भी हैं, कुछ गिनवा ही दो। ठीक है जी, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हैं। एक है जी मेरे पास रिलायंस रिटेल, जो यहां पर आप फ्रेश क्या लेने जाते हो, हाँ रिलायंस फ्रेश। इसके अलावा मेरे पास रिलायंस ट्रेंड, आप कपड़े लेने जाते हो, उन्होंने कपड़े भी पहन रखे हैं, वहीं से लिए होंगे, मेरी शॉप है वो, 10 शेयर है मेरे पास। उसके बाद एक आप मोबाइल सिम यूज करते होगे, मोबाइल सिम यूज करते होगे जियो का, वो भी हमारी ब्रांच है। इसके अलावा हाँ क्या, हाँ सिम भी। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी है सर? पेट्रोल की, रिलायंस के पेट्रोल पंप हमने बहुत सुने हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तेल होता है। थैंक यू। तो ये सारी चीजें जो हैं एक रिलायंस कंपनी की हैं, तो इसका मतलब रिलायंस के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट हैं। तो रिलायंस क्या है? एक कॉन्ग्लोमरेट। यानी कि अगर बाहर की कंपनी इंडिया में बाय करती है कोई ऐसी चीज जिसका बिजनेस क्या है बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्लोमरेट, एफडीआई। ठीक है सर। अब बचे कौन? सिर्फ और सिर्फ दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसका डिफरेंस देख लेते हैं सर क्या होता है। ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है सर कि एक सेलफोन वाली कंपनी ने जो यूएस की थी बिल्कुल सेम सर्विस इंडिया में बाय कर ली, तो कौन सी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। सर कोई आप दे सकते हो, कोई आइडिया दे सकते हो? मैं आइडिया का नाम ले रहा हूं, कुछ आइडिया दो आप। बिल्कुल ठीक, आइडिया। यानी कि आइडिया कहां की कंपनी थी? इंडिया की। बाय किसने किया? वोडाफोन। वोडाफोन कहां की थी? ब्रिटेन की। तो क्या ये एफडीआई है? बिल्कुल। और कौन सी वाली एफडीआई है? हॉरिजॉन्टल। क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है? सेम बिजनेस। तो ये लिखा हुआ है सर, अगर बिल्कुल सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस, यानी कि वो भी हेलो हेलो, वो भी हेलो हेलो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो मैं इधर एग्जांपल लिख देता हूं, वोडा आइडिया। ठीक है सर। आगे बताओ सर, अगला है आपका वर्टिकल। वर्टिकल में मैंने एग्जांपल दे दिया, बिल्कुल सेम बिजनेस तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है। यानी कि आपने कौन सा एग्जांपल दिया था? चार चूड़ी और अच्छा 4 कड़े प्लस के एमआरएफ, ये हो गया था सर आपका वर्टिकल एफडीआई। और कॉन्ग्लोमरेट कौन सा हो गया सर? जब बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस हो, अनरिलेटेड बिजनेस हो, तो वो हो जाएगा सर आपका कॉन्ग्लोमरेट। यानी कि हमने एग्जांपल अभी दिया नहीं है, वैसे ही बता देते हैं कि अगर बाहर की कंपनी है ओडी, उसने बाय कर लिया किसको? वोडाफोन को, तो क्या हो जाएगा सर आपका? कॉन्ग्लोमरेट। बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस है, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है सर। तो मुझे फटाफट बता दो, मैं एग्जांपल देने वाला हूं, आपको पहचानना पड़ेगा कि सर कौन सा है। पहला एग्जांपल है मेरा यूनिलीवर। वाह वाह वाह, उसने इंडिया में खोला हिंदुस्तान यूनिलीवर। कौन सा है सर?
बिल्कुल सेम बिजनेस था सर। यूनिलीवर भी वहां पर वही प्रोडक्ट बनाता है, शैम्पू। पेंटीन भी वहीं का है क्या? हाँ। इसके अलावा पियर्स, पियर्स भी वहीं का है क्या? हाँ सर। वो वहां पर भी वही बनाता था, यहां पर भी वही बनाता है, तो ये कौन सा हो गया सर? हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी आपका, कोई और एग्जाम्पल बताओ। ठीक है सर, एक हमने वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल दे दिया, और कोई चीज जो बाहर से इंडिया में आई हो जिसने किया हो, अभी बताते हैं सर आपको। मारुति। सर मारुति के अंदर क्या हुआ था? मारुति कौन किसके साथ मिल गया था? सुजुकी के साथ। अच्छा, काफी साल पहले। तो ये कौन सा वाला एफडीआई है? ये भी कौन सा है आपका? हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा अभी अभी क्या हुआ, फोर्ड मोटर्स ने एक कंपनी के साथ, कंपनी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनने का जमाना है, तो उन्होंने एक बैटरी वाली कंपनी के साथ कर लिया। ये कौन सा होगा जी? बिल्कुल ठीक, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। नहीं, हमने कहा था कि वैल्यू चेन जो है आपकी, आप फिनिश्ड गुड बनाते हो, फोर्ड वाले क्या? कार। तो इसका मतलब कार को नहीं, आप कार वाले बिजनेस के अंदर एफडीआई नहीं करनी, उससे रिलेटेड, यानी कि उसका रॉ मटेरियल हो सकता है, उसका वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, या उसका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला बिजनेस हो सकता है। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल कार आ रही है, मैंने क्या कहा? एक बैटरी वाली कंपनी के साथ किया। वो बैटरी वाली कंपनी कार थोड़ी बनाएगी, वो क्या बना के देगी? बैटरी। और वो बैटरी कहां यूज होगी? कार के अंदर। तो इसका मतलब ये कौन सा एफडीआई हो गया आपका? वर्टिकल। तो अब मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ गया है, खिलौने वाली कार नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टू वे एफडीआई। टू वे एफडीआई का मतलब सर बायलेटरल, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि अगर मैं एफडीआई करूंगा तो आपको भी एफडीआई करनी पड़ेगी। अभी मोदी जी गए थे किसके साथ हाथ मिलाने? ट्रंप साहब के साथ हाथ मिलाने। तो बदले में क्या करके आए हैं? वादा करके आए हैं कि अगर आप इंडिया में एफडीआई करोगे तो हम भी यूएस के अंदर क्या करेंगे? एफडीआई। यानी कि रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होगी, इंडिया भी वहां पर करेगा और उनको भी यहां पर करनी पड़ेगी। बताओ जी, टू वे एफडीआई समझ आई है सर आपको? ठीक है जी। तो अभी जो 4 टाइप पढ़े आपने एफडीआई के, वो रिवाइज करवा दो। पहला टाइप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ना सर डिफरेंट बिजनेस होता है सर। उसमें ना क्या होता है कि अगर कार वाली कंपनी टायर से कर ले तो सही हॉरिजॉन्टल बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सेम बिजनेस होना चाहिए। हाँ, सेकंड है सर आपका वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होना चाहिए? बिल्कुल ही सेम बिजनेस नहीं, बिजनेस वही है, उसका क्या हो सकता है? या तो उसका रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, या कुछ आगे का पार्ट हो सकता है, यानी कि रिलेटेड बिजनेस होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। और लास्ट था सर आपका कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस। जैसे रिलायंस का एग्जांपल दिया, एक पेट्रोलियम है तो दूसरा जियो का सिम है। ठीक है सर। आगे था सर आपका टू वे। टू वे का मतलब तुम मुझे एफडीआई दोगे तो मैं भी तुम्हें एफडीआई दूंगा। ठीक है सर, बस खत्म हो गए, दुख चैप्टर ही खत्म। आगे आपका आ गया है एफपीआई। जैसा एफडीआई था वैसा ही एफपीआई है, बस फर्क क्या पड़ेगा इसमें? एक ही फर्क पड़ेगा, लेस देन 10%। वेरी गुड। मुझे ये बताओ लेकिन क्या यहां पर कंट्रोल होगा? कंट्रोल होगा क्या सर? कंट्रोल तो होगा ना। यहां पर आपके पास कंट्रोल है ना रिलायंस का? नहीं है, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा। ओनरशिप तो यहां पर होगी लेकिन सब्सटेंशियल ओनरशिप नहीं होगी, 10% से कम होगी। आगे लिखा हुआ है सर, ये आपका होता है फाइनेंशियल कैपिटल रेदर देन रियल कैपिटल। अब ये क्या चीज आ गई सर? कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है सर। आप तो कह रहे थे सब चैप्टर खत्म हो गया, फिर भी आप खत्म नहीं कर रहे हो, पढ़ाई जा रहे हो। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर आएगा जब सिलेबस खत्म होगा। एक है सर आपकी रियल कैपिटल, एक है फाइनेंशियल कैपिटल। मैंने बना दी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर, हाँ जी ध्यान से देखें,
बैलेंस शीट के अंदर सर एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड, यहां पर जो कैपिटल आती है वो कौन कौन सी होती है सर? शेयर कैपिटल। वाओ। इसके अलावा शेयर कैपिटल के पार्ट होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा क्या आता है सर? लोन्स आते हैं। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है इसको हम कहां इन्वेस्ट कर देते हैं? एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सर एसेट कौन सी सर? आपने लैंड खरीद ली, आपने मशीन खरीद ली, आपने इन्वेंट्री खरीद लिया, इसके अलावा आपने फर्नीचर, बिल्कुल ठीक, पारस ने देखो कितना कुछ खरीद रखा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी खरीद ली, जमीन खरीद रखी है इन्होंने, ठीक है सर। अब ये जो पैसा लगा दिया, अब इसमें से पहचानना आपको ये है कि फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है और रियल कौन सी है। फाइनेंशियल कैपिटल है सर ये, यानी कि पैसा, मनी। और रियल कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि एसेट्स, यानी कि उस फाइनेंशियल कैपिटल को यूज करके जो आपने रियल, यानी कि जहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि जिनको आप टच फील कर सकते हो, वो वाले एसेट्स, उनको बोलेंगे आप रियल कैपिटल। तो ये हो गया सर आपका फाइनेंशियल कैपिटल, ये हो गया रियल कैपिटल। अब ये बताओ एफडीआई और एफपीआई में से रियल कैपिटल में कौन इन्वेस्ट करता है? एफडीआई। जो मैंने 10 शेयर खरीद रखे हैं, क्या मैंने कोई लैंड वगैरह खरीद रखी है? नहीं। वो तो इतना कम पैसा है, उससे तो एक इन्वेंट्री भी नहीं आएगा, कोई हल्का छोटा सा। इसका मतलब ये हो गया कि वैसे तो दोनों में ही इन्वेस्टमेंट, हाँ वैसे तो दोनों में ही इन्वेस्टमेंट किसमें होती है? फाइनेंशियल कैपिटल में। लेकिन एफडीआई में क्या होता है? फाइनेंशियल कैपिटल में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि उससे हम क्या करते हैं? एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, एक्चुअल में लैंड परचेज करते हैं और हम चलाते हैं। यानी कि एप्पल वाले ने क्या किया, जो एप्पल वाले ने शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया था, ये रहा। यहां पर जो उसने क्या किया था, यहां पर जो पैसा लगाया था शुरू के अंदर, अब मुझे ये बताओ जो 11% पैसा लगाया था, यहां पर फैक्ट्री खोली थी चेन्नई के अंदर, तो क्या जो उसने पैसा लगाया, कुछ पैसा लोन लिया होगा, कुछ पैसा इंडियन मार्केट से इकट्ठा किया होगा, वो सारे के सारे का क्या खरीदा होगा उसने? लैंड खरीदी होगी, बिल्डिंग बनाई होगी, फर्नीचर लिया होगा, मशीनरी बनाई खरीदी होगी और फिर प्लांट लगाया होगा। तो इसका मतलब जो एफडीआई होती है उसकी इंटेंशन क्या होती है? प्रोडक्शन करने की इंटेंशन होती है। लेकिन जो मैं एफपीआई होता है, क्या मेरी इंटेंशन क्या होती है? मेरी इंटेंशन क्या होती है प्रोडक्शन करने की? नहीं, मेरी तो सिर्फ ये है पैसा लगाया, जैसे ही वो बढ़ेगा शेयर का प्राइस, उसी टाइम क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। एफडीआई वाला ऐसे करता है क्या? एफडीआई वाले को क्या होता है? खुद ही प्रोडक्शन करनी है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, खुद ही सेल करना है। तो इसका मतलब दोनों में से कौन सा लॉन्ग टर्म हो गया? एफडीआई। अब समझ आया जी आपको? तो यानी कि रियल कैपिटल में कौन लगाते हैं पैसा? एफडीआई वाले। हालांकि लगाते वो शेयर्स के थ्रू हैं, पहले शेयर्स बाय करते हैं, लेकिन जो पैसा इकट्ठा होता है फिर उसको रियल कैपिटल में लगाते हैं। लेकिन मैं जो है सिर्फ शेयर बाय करता हूं और क्या वेट करता हूं कि कब उसका प्राइस हाई होगा और तब मैं सेल कर दूंगा। ठीक है सर। अब यही बात लिखी मिल जाएगी यहां पर। तो ये लिखा हुआ है सर कि यहां पर क्या होता है, ये फाइनेंशियल कैपिटल होती है रेदर देन रियल कैपिटल। आगे चलते हैं सर। ये इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ये सब बातें लिखी हुई हैं। कैपिटल मार्केट के थ्रू करते हैं, यानी कि आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज करते हैं। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट कहते हैं। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आया था? एफडीआई, एफपीआई और लोन्स और बोरोइंग्स। तो इसका मतलब ये अफेक्ट करते हैं। रेदर देन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को अफेक्ट कौन ही कर दे। आगे इंटेंशन क्या होती है इसकी? इंटेंशन होती है सिर्फ दो। पहली इंटेंशन डिविडेंड। मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं कब डिविडेंड देंगे, लेकिन वो डिविडेंड देते हैं 50 रुपए और मेरे पास शेयर कितने? 10। तो कितना डिविडेंड? 500। पता नहीं कब आता है कब जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। वो डीमेट अकाउंट वाले ही काट लेते हैं क्योंकि ब्रोकरेज चाहिए होती है उनको भी। इसके अलावा
दूसरी इंटेंशन होती है मेनली क्या, एप्रिसिएशन इन वैल्यू, यानी कि रिटर्न, कि मैंने शेयर परचेज किया था 1100 का और आज वो हो चुका है 1400 का, तो कितना कमाया मैंने, 300 रुपए। वाह सर, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना, 3000। वाह सर। आगे चलते हैं। ये तो बताएं नहीं आपको कितने नुकसान भी करे बैठा हूं, ये तो सिर्फ मैं अपनी तारीफें कर रहा हूं ना, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिसमें नुकसान भी हुए। क्या सुनाए सर आपको कहानी, पिछले बैच से पूछना, वो बताएंगे आपको। एक शेर था सर ल्यूपिन का, मेरे अभी भी दुखड़े निकल आते हैं। ल्यूपिन था सर, एक कंपनी का नाम है, पता है क्या करती है ये, मेडिसिन बनाती है। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ल्यूपिन की दवाइयां आती हैं सर। पता नहीं कौन सा मुहूर्त था, मैंने 1700 रुपए का शेयर खरीदा था, फिर से ही 10 शेयर खरीदे थे और आज उसका रेट सर 850 है। मैं पिछले कई बैचों से पढ़ा रहा हूं, तब भी ये जब उसका रेट था 1200 था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 500 रुपए कम हुए हैं, मैं उनको कहता था 5000 का नुकसान है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद वो रेट 700 पहुंच गया, तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने उसको नहीं सेल किया। मैंने कहा एक दिन जरूर आएगा, आज 850 है, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कितने साल लगते हैं इसको वापस 1700 तक पहुंचने में। खैर क्या कर सकते हैं, नहीं बेचेंगे। फिर मैं एग्जाम्पल क्या दूंगा, नहीं बेचेंगे। लोगों को कैसे सिखाऊंगा कि भाई ना खरीदा करो। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है सर 10% से कम होना चाहिए, फिर लिखा होता है शॉर्ट टर्म होना चाहिए होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट लिखा होता है स्पेक्युलेटिव होता है। अब ये स्पेक्युलेटिव क्या होता है, स्पेक्युलेटिव तो भूल गया, कहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटर पढ़ा था, कहां पे थे वो हाँ, पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पेक्युलेटर वो लोग होते थे, सुबह शेयर खरीदते थे, शाम को सेल कर देते थे और डिफरेंस उनको प्रॉफिट होता था, रिस्क बहुत होता था इसके अंदर। वही होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले मेरे जैसे, जो सुबह सोचते हैं ल्यूपिन का 1700 का खरीदूंगा, शाम को 1800 का बेचूंगा, लेकिन एक ही दिन में वो 1600 का हो गया था, इसीलिए फिर मैंने आज तक बेचे ही नहीं। ठीक है सर। हाँ, मालिक को यार मैं ल्यूपिन का, कमाल करते हो आप, कभी घमंड नहीं किया, कभी बताया सर आपको, बिल्कुल ही नहीं। हाँ अभी बताया। चलो अब एफपीआई के जो फीचर्स हैं फटाफट बता देते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल कैपिटल या रियल। सर रियल होती है ये, क्योंकि हम इसमें ना, मैंने ल्यूपिन का प्लांट मैंने ही खड़ा किया था, नहीं, ये फाइनेंशियल होती है। आगे इसमें मेरी ना कंट्रोल होता है, मैं कंट्रोल करता हूं ल्यूपिन को, नहीं सर औकात है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है इसमें मैं शेयर्स में भी कर सकता हूं, बॉन्ड्स में भी कर सकता हूं, ठीक बात है सर, लेकिन ये जो है अफेक्ट कहां करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं, एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है सर कि यहां पर जो है मेरी इंटेंशन क्या होती है, करोड़ों कमाऊंगा। कैसे कमाऊंगा, प्राइस बढ़ेगा और क्या सर, डिविडेंड मिलेगा, ऐसे कमाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। 10% से नीचे होता है सर इसका, बिल्कुल ठीक। आगे लिखा हुआ है कि ये जो है बहुत लॉन्ग टर्म होता है। मेरे को 3 साल हो गए ल्यूपिन के शेयर खरीदे, कितना लॉन्ग टर्म है ना, लेकिन इंटेंशन क्या थी मेरी, एक दिन की, वो तो क्या करें, वो देखो। आगे स्पेक्यूलेशन बिल्कुल ही नहीं होता इसमें, रिस्कलेस प्रॉफिट होता है, बहुत ही रिस्क होता है। रिस्क है सर, रिस्क ही रिस्क है, आज मैं जानता हूं ना वो रिस्क। ये क्या है सर, घर। ठीक है जी। बच्चों के आगे मेरी एक नहीं चली और मैंने सरेंडर कर दिया। चलो हाँ ठीक है जी, सरेंडर कर दिया है मैंने, लेकिन आपको बता देता हूं कि इसमें जो आप कह रहे हो ना बहुत बड़ा है, वो खत्म हो चुका है। क्यों सर, क्योंकि ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, बेनिफिट्स भी हो चुके हैं। चलो ठीक है, कल बताएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।